नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की नई पहल एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही खबरों के स्टैटिक पोर्शन पर आपसे चर्चा करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता है, चाहे वो एग्जामिनेशन यूपीएससी का हो और चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, तो आप उन प्रश्नों को हल कर सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। सामान्यतः हम इस प्रोग्राम में 5 खबरों को चुनते हैं जो पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही हैं। इस बार भी हमने 5 खबरों को चुना है, तो सबसे पहले उन्हीं 5 खबरों पर बात कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर दृष्टि संस्थान आपके लिए एक खास ऑफर लेकर के आया है। दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज पर आपको 15 अगस्त से 18 अगस्त तक बहुत ही आकर्षक छूट मिल रही है। इन सभी प्रोग्राम पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए आप तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आप हमारे कुछ नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 87501 87501। इसके अलावा एक और नंबर है 8010440440। एक और उपहार आपको दिया जा रहा है, और वो संबंधित है आईएएस फाउंडेशन कोर्स के लाइव ऑनलाइन फॉर्म से। ये जो कोर्स है आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में मिल रहा है, और इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों शामिल है। दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध इस कोर्स पर आपको 15 अगस्त से 18 अगस्त तक 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ईएमआई की सुविधा डिस्काउंट फीस पर भी उपलब्ध रहेगी। इसके लिए भी आप तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, और हमारे इन नंबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही इस प्रोग्राम की जब आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराई जाएगी, तो उसमें भी आपको इस ऑफर का एक लिंक मिलेगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम किन 5 खबरों के स्टैटिक पोर्शन पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी 5 खबरें हैं: रामसर कन्वेंशन, प्रोजेक्ट हाथी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, समुद्र जल स्तर में वृद्धि, जमीनी स्तर के ओजोन में वृद्धि। ये सभी खबरें किसी न किसी प्रकार से लगातार चर्चा में रही हैं पिछले एक सप्ताह में, तो इन पर विस्तार से बात करेंगे, इनके स्टैटिक पोर्शन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की। रामसर कन्वेंशन चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में भारत के 3 साइट को तमिलनाडु के 2 पक्षी अभ्यारण्य और तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के एक जलाशय को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर साइट घोषित किया गया है। ये कौन कौन से स्थान हैं? जैसे तमिलनाडु के 2 पक्षी अभ्यारण्य हैं, कोजुवेली पक्षी अभ्यारण्य और साथ ही नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा मध्य प्रदेश का तवा जलाशय को भी रामसर साइट घोषित किया गया है। इसलिए रामसर कन्वेंशन के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रामसर अभिसमय क्या है? रामसर कन्वेंशन को हिंदी में सामान्य तौर से रामसर अभिसमय कहा जाता है। ये क्या है? ये एक अंतर सरकारी संधि है, इंटर गवर्नमेंटल संधि है। इसको कब लाया गया था? 2 फरवरी 1971 को इसे लाया गया था। इसे रामसर नाम क्यों दिया गया? रामसर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में ही इसको अपनाया गया था। भारत इसमें कब शामिल हुआ? भारत इसमें शामिल हुआ लगभग 1980 के आसपास, लगभग 1981 में, और भारत में लागू हुआ 1 फरवरी 1982 को। तो ये तारीख आपको याद रखनी है। कई जगह पर आपको तारीख 1981 मिलेगी, लेकिन भारत में ये जो व्यवस्था है रामसर कन्वेंशन की, ये 1 फरवरी 1982 को लागू हुई थी, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसी के अंतर्गत आर्द्र भूमियों के संरक्षण के अंतर्गत इस रामसर कन्वेंशन का विशिष्ट महत्व है, और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अपनाने के उपलक्ष्य में हम 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ष 2024 की थीम क्या रही? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ये दिखाता है कि किस प्रकार से वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियों का संरक्षण मनुष्य के बेहतर जीवन से जुड़ा हुआ है, और इसी मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए वर्ष 2024 की विश्व आर्द्र भूमि दिवस की जो थीम थी वो थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। आर्द्र भूमियां इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करती हैं, स्वच्छ जल के लिए भी महत्वपूर्ण है, और साथ ही जैव विविधता को
प्रोटेक्ट करने के अंतर्गत, संरक्षित करने के अंतर्गत, उनको बनाए रखने के अंतर्गत आर्द्र भूमियों का विशिष्ट महत्व है। अब हम इसे एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप इससे पूरे परिचय को लेना चाहते हैं तो एक चार्ट से समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के आर्द्र भूमियां भी दिखाई देंगी। जैसे आप ये आर्द्र भूमि देख सकते हैं। एक प्रकार ये भी देख सकते हैं कि नदी के द्वारा किस प्रकार से बड़े क्षेत्र को आर्द्र भूमि के रूप में डेवलप किया गया है। ये लेख का चित्र आप यहाँ देख सकते हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। भारत में वर्तमान में अब इन 3 स्थलों को मिलाकर के 85 रामसर स्थल हो गए हैं। इसकी संख्या में आपको विविधता देखने को मिलेगी। 82 सामान्यतः देखने को मिलेगा और अब 3 और 82 में 3 और जुड़ गए हैं, तो इनकी संख्या, रामसर स्थलों की संख्या भारत में 85 हो गई है। आर्द्र भूमियों पर अभिसमय है रामसर अभिसमय एक अंतर सरकारी संधि है। 1971 में इसको अपनाया गया था। अब एक सामान्य परिचय इनका यहाँ लेते हैं। कब इसको लागू किया गया था? 1975 में ये लागू हुई थी। अपनाया गया था 1971 में, लागू हुई थी 1975 में। ऐसी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखती है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है। और विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल है पेंटानल, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसी तरह से आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वर्ष 1990 में मॉन्ट्रेक्स, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, वहां पर इसको अपनाया गया था। और ये उन रामसर स्थलों की पहचान करता है जिनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्र भूमियों का मतलब है कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अगर उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, अगर उनका संरक्षण किया जाए तो उन पर विशिष्ट ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्द्र भूमियों को सामान्यतः एक ऐसे स्थान के रूप में व्याख्यायित किया जाता है जहां भूमि मौसमी अथवा स्थायी रूप से जल, जिसमें खारा या मीठा जल, ताजा अथवा इन दोनों के बीच की स्थिति हो, खारा या मीठा जल हो या मीठा और ताजा जल, ऐसे दोनों के बीच की स्थिति हो, तो ऐसे जल से ढकी हुई भूमि को सामान्यतः आर्द्र भूमि के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। जैसे इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें नदियां, दलदल, मैंग्रोव, कीचड़ युक्त भूमि, तालाब, जलमग्न स्थान, बिलबोंग, बिलबोंग मतलब नदी की वह शाखा जो आगे चल करके समाप्त हो जाती है, लगून, झीलों और बाढ़ के मैदानों सहित विभिन्न रूप इसके हो सकते हैं। तो आर्द्र भूमियों के अलग अलग रूप यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं और बता दिया गया है कि कौन कौन से रूप आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसके बारे में हमने अभी बात की। भारत रामसर अभिसमय कब लागू हुआ? भारत में 1982 में लागू हुआ। भारत में कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर 75 दी है, लेकिन संख्या बढ़कर के 85 हो गई है। इसके अलावा अगर हम अन्य फ्रेमवर्क की बात करें आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित, तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन अधिनियम 2017 को भी अधिसूचित किया है, ताकि आर्द्र भूमियों का संरक्षण भारत में किया जा सके, जिसके माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण हो और अंततः पौधे, वनस्पतियों के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य का भी एक बेहतर स्थितियों को निर्मित किया जा सके। ये जो नियम है ये आर्द्र भूमियों के प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करते हैं, उसको डिसेंट्रलाइज करते हैं तथा राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण या केंद्र शासित प्रदेश आर्द्र भूमि प्राधिकरण के गठन का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। भारत में जो सबसे बड़े रामसर स्थल है वह सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में जो सबसे छोटा रामसर स्थल है वो है वेम्बनूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा सर्वाधिक रामसर वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु है, और इसकी संख्या को, क्योंकि तमिलनाडु में अब 13 संख्या हो गई है, 3 स्थान और शामिल हो गए हैं और पहले भी एक स्थान शामिल हुआ था, तो इस संख्या को वेरीफाई करने की जरूरत है। आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये बता सकते हैं कि तमिलनाडु में, जो कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला राज्य है, वहां पर रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्र भूमियां कौन कौन सी हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है, लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। तो इस प्रकार से हमने रामसर अभिसमय के बारे में जान लिया। प्रोजेक्ट हाथी भी इस बार लगातार चर्चा में रहा। प्रोजेक्ट हाथी क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि हाल ही में 12 अगस्त को हमने विश्व हाथी दिवस मनाया है, इसलिए भारत में हाथियों के संरक्षण की दिशा में किस तरह के प्रयास उठाए गए हैं ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो हाथी परियोजना भारत में कब शुरू की गई थी? फरवरी 1992 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था भारत में हाथी आबादी का संरक्षण करना, उसका प्रबंधन करना और प्रमुख राज्यों में इनके संबंध में संरक्षण चुनौतियों का समाधान करना। हाथियों के संरक्षण प्रोजेक्ट हाथी की अगर हम बात करें तो उसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो रहा है हाथियों के विभिन्न आवासों को जोड़ने वाले मार्गों को सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो गलियारा होता है उस गलियारे को संरक्षण प्रदान करना, उसका मेंटेनेंस करना, उसका रखरखाव करना, इसके साथ साथ उनके प्राकृतिक आवागमन को सुनिश्चित करना ताकि उनके प्रजनन में भी किसी तरह की बाधा न आए, उनकी जनसंख्या पर कोई प्रभाव न पड़े और इनमें आनुवंशिक विविधता को सुनिश्चित किया जा सके। ये हमारे हाथी प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। अगर हम हाथियों से संबंधित चुनौतियों की बात करते हैं तो चुनौतियों का समाधान करना भी प्रोजेक्ट हाथी का मुख्य उद्देश्य रहा है। लक्षित उपायों के माध्यम से हाथियों के आवास विखंडन को रोकना, उनके घटते आवास को रोकना, मानव हाथी संघर्ष को कम से कम करना और इसके अलावा इनके अवैध शिकार को रोकना भी प्रोजेक्ट हाथी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सामुदायिक भागीदारी विशिष्ट महत्व रखती है। अगर हम हाथियों का संरक्षण करना चाहते हैं तो उसमें सामुदायिक भागीदारी को एस्टेब्लिश करना, उसको स्थापित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और ये उद्देश्य भी प्रोजेक्ट हाथी का रखा गया है ताकि उनके आवासों की सुरक्षा के महत्व के बारे में भी जागरूकता बढ़ाई जा सके और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी प्रोजेक्ट हाथी के अंतर्गत शामिल करके इस हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। भारत में जो हाथी रिजर्व भी बनाए गए हैं, भारत में वर्तमान में कुल मिलाकर के 33 हाथी अभ्यारण्य, हाथी रिजर्व हैं और भारत का जो पहला हाथी रिजर्व था वो था झारखंड में सिंहभूम हाथी रिजर्व। जो सबसे हालिया यानी 33वां हाथी रिजर्व है वो है दुधवा पीलीभीत में स्थित तराई हाथी रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल 3049 वर्ग किलोमीटर का है और जो भारत का 33वां हाथी रिजर्व है। ये हमने सामान्य तथ्य हाथियों के बारे में जाना। विश्व हाथी दिवस हाल ही में 12 अगस्त को मनाया गया वर्ष 2024 में और ये विश्व स्तर पर एक विशिष्ट उत्सव माना जाता है। इसका उद्देश्य है हाथियों से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा संरक्षण की दिशा में कार्य करना। इसी प्रकार से दिवस जो है विश्व हाथी दिवस हाथियों के आवास स्थल की क्षति, हाथी दांत के अवैध व्यापार, मानव हाथी संघर्ष और उनके बढ़ते हुए संरक्षण प्रयासों की अनिवार्यता के साथ साथ हाथियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के समाधान पर जोर देने का एक एकीकृत मंच प्रदान करता है विश्व हाथी दिवस, जो कि हाल ही में 12 अगस्त को मनाया गया। ये हाथियों के संरक्षण के बारे में सामान्य बात हुई। अब हम बात करते हैं एशियाई हाथी की, जो भारत में भी पाया जाता है। और एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियां हैं। कौन कौन सी? एक भारतीय उप प्रजाति, एक सुमात्रन उप प्रजाति जो कि इंडोनेशिया का एक महत्वपूर्ण द्वीप है, सुमात्रा उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, और तीसरी प्रजाति है उप प्रजाति है श्रीलंकन। भारतीय उप प्रजाति सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। हाथियों के झुंड का, हाथी एक सामुदायिक प्राणी माना जाता है और उसके झुंड का नेतृत्व सबसे पुरानी और बड़ी मादा सदस्य जो झुंड की माता मानी जाती है उसके द्वारा किया जाता है। झुंड में नर हाथी की सभी संतानें, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, इसमें शामिल होती है। हाथी जो है वो सभी स्तनधारियों में सबसे लंबा गर्भावस्था से गुजरता है। सबसे लंबी गर्भावधि हाथी में रहती है और वो गर्भावधि कितनी रहती है, वो कितनी है गर्भावस्था की जो अवधि है वो है 680 दिन, यानी 22 महीने गर्भावस्था की स्थिति रहती है। गर्भकालीन एक आप कह सकते हैं गर्भावधि सामान्यतः इनमें रहती है 22 महीने की। अगर हम इनके वैश्विक जनसंख्या की बात करें एशियाई हाथों की तो अनुमानित है 20,000 से 40,000। और अगर हम इनकी सुरक्षा की स्थिति की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन की रेड लिस्ट में हाथियों को, एशियाई हाथी को संकटग्रस्त माना गया है, एंडेंजर्ड स्पीसीज माना गया है। और इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इनको रखा गया है, यानी इनके संरक्षण के लिए, इनको बचाने के लिए तुरंत प्रयास करने की आवश्यकता है, वरना ये लुप्त भी हो सकते हैं। ये सूची इस बात को प्रकट करती है। और इसी प्रकार से जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के परिशिष्ट 1 अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया है। इसका मतलब है कि इनके व्यापार को भी रोकने की आवश्यकता है, वरना ये लुप्त भी हो सकते हैं। इन सूचियों का ये मतलब है। ये हाथियों के बारे में हमारी बात हुई। एक और खबर लगातार चर्चा में रही, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये चर्चा में क्यों रही? हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 2
अलग अलग तरह की फीमेल टाइगर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, उनको लाया गया है, और इसलिए लाया गया है ताकि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में टाइगर से संबंधित जो एक प्रकार की जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो जेनेटिक विविधता है, उसको बनाए रखा जा सके, क्योंकि जेनेटिक विविधता ही वो स्थिति है जो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक टाइगर की पॉपुलेशन को बनाए रखने में मददगार होती है। तो इसलिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व चर्चा में आया है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की जो अवस्थिति है वो यहाँ पर है, और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के साथ साथ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके पास ही स्थित है, और यहाँ पर हाथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके पास स्थित है, और ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सामान्यतः पड़ती है। सिमलीपाल का जो नाम है वो सिमुल यानी सिल्क कॉटन के पेड़ के नाम पर रखा गया है। टाइगर रिजर्व के लिए जो इसका चयन किया गया था वो आधिकारिक रूप से 1956 में किया गया था। 1973 में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, और इसके बाद इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया है इस रिजर्व को। भारत सरकार ने जून 1949 में इस क्षेत्र को एक जैव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया। बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 2009 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गया, यानी उसका हिस्सा भी बन गया। इसके बारे में कुछ सामान्य तथ्य हैं। अगर हम इसकी बात करें सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की, तो ये सिमलीपाल, कुलडीहा और हथगढ़, कुलडीहा यहाँ पड़ेगा और हथगढ़ ये पड़ेगा, तो ये एक व्यापक क्षेत्र है जिसे हम सिमलीपाल, कुलडीहा, हथगढ़ हाथी रिजर्व भी कहते हैं। उसी का एक हिस्सा है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। इसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी सामान्यतः जाना जाता है। इस जैवमंडल का अगर हम पूरा क्षेत्र देखें तो वो 4374 वर्ग किलोमीटर का पड़ता है, जिसमें कोर क्षेत्र जो कि बाघ अभ्यारण्य के रूप में उल्लेखित है उसका क्षेत्रफल है 845 वर्ग किलोमीटर, और इसके अलावा बफर क्षेत्र यानी उसके कोर क्षेत्र से ऊपर का जो क्षेत्र होता है, जो बफर क्षेत्र है, वो क्षेत्र पड़ता है 2129 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। और जो संक्रमण क्षेत्र है, जो ट्रांजिशन एरिया है, यानी एक ऐसा एरिया है जो कि बाहरी समुदाय से, जो कि स्थानीय समुदाय से इस क्षेत्र को जोड़ता है, वो संक्रमण क्षेत्र है 1400 वर्ग किलोमीटर का। तो इस प्रकार से इसकी अवस्थिति है। सिमलीपाल उत्तरी उड़ीसा का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी है, जो इस क्षेत्र के में जल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उत्तरी उड़ीसा का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी यहाँ पर पड़ता है। अगर हम इस जैव भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो जो दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र है, दक्कन प्रायद्वीपीय जैव भौगोलिक क्षेत्र है, उसी के क्षेत्र के रूप में इसको व्याख्यायित किया जाता है, उसी का ये हिस्सा है। या और दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ जो छोटा नागपुर और महानदी क्षेत्र भी इस दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसे दक्कन प्रायद्वीपीय जैव भौगोलिक क्षेत्र, छोटा नागपुर और महानदी क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अगर इस क्षेत्र में वनस्पति और जीवों के बारे में हम बात करें तो इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और उप हिमालयी क्षेत्रों की पौधों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। दक्षिण भारतीय और उत्तर पूर्वी उप हिमालय वनस्पतियों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संक्रमण क्षेत्र है। यानी दक्षिण भारत के साथ साथ जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उनको जोड़ने वाला, उनकी वनस्पतियों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन क्षेत्र है। संक्रमणकालीन क्षेत्र का मतलब है ट्रांजिशन जोन है, जहां पर वनस्पतियों में धीरे धीरे बदलाव होता है और दोनों तरह की यानी उप हिमालय क्षेत्र की वनस्पति और दक्षिण भारत के क्षेत्र की वनस्पति आपस में जुड़ती है। उनमें एक प्रकार का ट्रांजिशन आता है, उनमें एक तरह का परिवर्तन आता है, ऐसा एक क्षेत्र है। मुख्य रूप से इस क्षेत्र में नम मिश्रित पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, विशिष्ट सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों में शुष्क पर्णपाती वन और घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जनजातियां भी पाई जाती हैं जिनका नाम है इरंगा खारिया, और इसके अलावा मैनकर्डियास, दो महत्वपूर्ण जनजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। सिमलीपाल बाघों और हाथियों के अलावा पक्षियों की 304 प्रजातियों, उभयचरों की 20 प्रजातियों और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स की 62 प्रजातियों के लिए भी विशेष रूप से व्याख्यात है। समुद्र जल स्तर में वृद्धि हाल ही में लगातार खबरों में रही, और खबरों में रहने का कारण यह था कि कर्नाटक राज्य के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र मंगलुरु और उडुपी के बारे में एक रिपोर्ट सामने आई है, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि वर्ष 2040 तक ऐसा हो सकता है कि मंगलुरु के साथ साथ, मैंगलोर के साथ साथ उडुपी भी पूरी तरह से जलमग्न हो जाए समुद्र जल के स्तर में होने वाली वृद्धि के कारण। इसके कारण ये लगातार खबरों में आ गया है। हालांकि
इस खबर पर कई वैज्ञानिकों ने सवाल भी खड़े किए हैं। तो समुद्र जल स्तर में वृद्धि के कारणों के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में संसद में अपने लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में ये बताया था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से अतारांकित प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था उसमें हमें एक महत्वपूर्ण आंकड़ा प्राप्त होता है, और वो आंकड़ा क्या है? वर्ष 1874 से 2004 के दौरान उत्तरी हिंद महासागर के समुद्र जल स्तर में 1.06 से 1.75 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई है, और पिछले 2.5 दशकों में यानी 1993 से लेकर के वर्ष 2017 तक के दौरान इसकी गति जो है वो 3.3 मिलीमीटर प्रति वर्ष रही है, यानी पहले से वृद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए भारत समुद्र जल स्तर में होने वाली वृद्धि के प्रति बेहद ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। हिंद महासागर के स्तर में आधी वृद्धि जल के आयतन में विस्तार के कारण हो रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन का प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है कि जल के आयतन में गर्मी से वृद्धि होती है, और उसके कारण उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, उसके जल स्तर में वृद्धि हुई है। ग्लेशियर के पिघलने का इस जल स्तर में के बढ़ने में उतना योगदान नहीं है जितना कि हिंद महासागर के स्तर में, हिंद महासागर के जल स्तर में उसके आयतन में वृद्धि का कारण महत्वपूर्ण है। यानी ग्लेशियर के पिघलने का उतना योगदान नहीं है जितना हिंद महासागर के स्तर में आधी वृद्धि उसके जल के आयतन में वृद्धि कारण रही है। सतह के गर्म होने के मामले में हिंद महासागर सबसे तेजी से गर्म होने वाला महासागर है। यानी कई अध्ययन हमारे पास इस प्रकार से आते हैं वो जो बताते हैं कि वैश्विक तापन का प्रभाव के रूप में अगर हम देखें तो हिंद महासागर का, उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र और पूरा व्यापक रूप से हिंद महासागर क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर सतह का जो पानी है वो सबसे तेज गति से गर्म हो रहा है। तो उसकी वजह से उत्तरी हिंद महासागर के जल स्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, और जिसका भारतीय तटीय क्षेत्र पर विशिष्ट नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। किस तरह के प्रभाव हो सकते हैं? जैसे भारतीय तट रेखा के साथ जटिल चरम घटनाओं का सामना भारत को करना पड़ सकता है, और किस रूप में करना पड़ सकता है? क्योंकि समुद्र के गर्म होने से अधिक नमी और गर्मी होगी, और उनके कारण चक्रवातों की आवृत्ति, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि निम्न दाब का जो क्षेत्र बनता है, अधिक तापमान की वजह से निम्न दाब का क्षेत्र वो मूलभूत कारण है चक्रवातों की के डेवलप होने का, उनके विकसित होने का। इसलिए चक्रवातों की आवृत्ति बढ़ सकती है, इससे बाढ़ की घटनाएं बढ़ सकती हैं, और तूफान के बढ़ने से समुद्र स्तर में दशक दर दशक तेजी से भी वृद्धि हो रही है। इस प्रकार के हमारे आंकड़े सामने आते हैं। चक्रवातों के कारण पहले की तुलना में अधिक बारिश हो रही है। सुपर साइक्लोन अम्फान 2020 इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस प्रकार से बड़े पैमाने पर बाढ़ की स्थिति इसके कारण उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि काफी किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र तक पानी घुस जाता है, और एक पूरी बाढ़ की स्थिति और संचार व्यवस्थाएं ठप हो जाती है। समय के साथ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां भी सिकुड़ सकती हैं, तथा खारे जल के प्रसार के साथ बढ़ते समुद्र स्तर से उनके विशाल डेल्टा का बड़ा हिस्सा निर्जन होने की संभावना भी देखी जा सकती है। उनके विशाल डेल्टा का जो बड़ा हिस्सा है वहां पर निर्जनता भी, यानी पॉपुलेशन की घटने की भी स्थितियों को देखा जा सकता है। ये इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तो अब हमने इसके नकारात्मक प्रभावों की बात कर ली। एक और खबर लगातार पिछले सप्ताह में लगातार चर्चा में रही, और वो है जमीनी स्तर के ओजोन में वृद्धि। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSC, जो कि एक महत्वपूर्ण थिंक टैंक है, उसने ये कहा है कि हाल ही में भारत के कई शहरों में जमीनी स्तर के ओजोन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ साथ वनस्पतियों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसके कारण ये खबर चर्चा में है। तो जमीनी स्तर के ओजोन के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना है, इसका सूत्र यह है, और एक महत्वपूर्ण गैस है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और जमीनी स्तर दोनों स्तर पर पाई जाती है। जब हम जमीनी स्तर की बात करते हैं तो जब हम ऊपरी स्तर की बात करते हैं तो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा समताप मंडल में पाया जाता है, और जमीनी स्तर की बात करते हैं तो क्षोभ मंडल के क्षेत्र में पाया जाता है। जब हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी के निचले स्तर से लेकर लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल की अवस्थिति है, क्षोभ मंडल की अवस्थिति है। इसके बाद 12 किलोमीटर से लेकर, औसतन 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के ऊपर समताप मंडल की स्थिति है।
अगर हम पृथ्वी पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और जमीनी स्तर के वायुमंडल में ओजोन की अवस्थिति देखें तो ऊपरी वायुमंडल का मतलब है समताप मंडल में उपस्थित ओजोन, और निचले वायुमंडल का जमीनी स्तर की वायुमंडल की बात करें, जमीनी स्तर की बात करें तो क्षोभ मंडल में स्थित ओजोन की बात करते हैं, और जो कि निचली लेयर में स्थित ओजोन की बात हो रही है। यहाँ पर ओजोन अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। क्यों हो सकता है? पृथ्वी की सतह के सबसे निचले परत यानी क्षोभ मंडल में अगर ये स्थित है तो ये बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल या खराब ओजोन एक वायु प्रदूषक के रूप में है। अगर ये ग्राउंड लेवल पर रहता है, क्षोभ मंडल के निचले स्तर पर रहता है, तो ये एक वायु प्रदूषक के रूप में काम करता है, जो हमारे सांस लेने के लिए हानिकारक हो सकता है। साथ ही वनस्पतियों, फसलों, पेड़ों के लिए भी ये नुकसानदेह होता है। शहरी धुंध का एक मुख्य घटक इसको माना जाता है, और जो समताप मंडल में स्थित ओजोन है उसको एक अच्छी ओजोन माना जाता है, क्योंकि वो सूर्य की किरणों से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे मनुष्य अलग अलग प्रकार के बीमारियों से बच सकता है, जैसे त्वचा कैंसर से मनुष्य की का बचाव होता है। तो समताप मंडल में स्थित ओजोन को एक अच्छी ओजोन माना जाता है, और क्षोभ मंडल के निचले क्षेत्र यानी हमारे वातावरण में स्थित ओजोन को खराब ओजोन माना जाता है। ये अंतर है। तो भू स्तर ओजोन के कारण क्या है? जमीनी स्तर या खराब ओजोन सीधे हवा में उत्सर्जित नहीं होती, बल्कि कैसे बनती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बन यौगिकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनती है। और आप यहां देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, वाष्पशील जो कार्बनिक यौगिक हैं, अगर वो सनलाइट और हीट से मिल जाएं तो ये ओजोन का निर्माण करते हैं। औद्योगिक सुविधाएं, अलग अलग प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां, बिजली उपयोगिताएं, मोटर वाहन निकास, गैसोलीन वाष्प और रासायनिक विलायकों से उत्सर्जित नाइट्रोजन के ऑक्साइड और साथ ही वाष्पशील कार्बनिक यौगिक इनके कुछ प्रमुख स्रोत हैं। यानी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? औद्योगिक गतिविधियां हैं, बिजली की अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हैं, मोटर वाहन है, गैसोलीन वाष्प है। इसी प्रकार से रासायनिक विलायक भी इनके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गर्मी के महीनों में ओजोन प्रदूषण में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि होती है, क्योंकि इसका सूत्र अभी मैंने आपको बताया कि ये हीट और सनलाइट की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों से ओजोन का जो सांद्रता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो निचले वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में, हमारे वातावरण में बढ़ जाता है। तेज धूप और गर्म मौसम के कारण हानिकारक जो ओजोन सांद्रता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, और शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में ग्राउंड लेवल ओजोन का उच्च स्तर व्याप्त हो जाता है। तो ये इसके कारण है। अगर हम इसके प्रभावों की बात करें तो इसके प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। जैसे मनुष्य को अगर वो इस प्रकार की हवा में सांस लेता है तो उसको सीने में दर्द, खांसी, गले में जलन हो सकती है, इस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा को ये और भी ज्यादा बदतर बना सकता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी आ सकती है, फेफड़ों की परतों में सूजन भी पैदा कर सकता है। इसी प्रकार से वनस्पतियों और पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। कृषि फसलों के साथ साथ वाणिज्यिक वन उपज में कमी कर सकता है, पौधों की वृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जीवन क्षमता को उनकी कम करता है। अलग अलग प्रकार की बीमारियों, कीटों और खराब मौसम जैसे अन्य तनावों के प्रति जो स्ट्रेस होता है, उसके प्रति संवेदनशीलता भी पौधों की बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, उनके भी ग्रोथ को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ये 5 खबरें हुई जिनके स्टैटिक पोर्शन पर हमने आपसे चर्चा करने का प्रयास किया। अब आपके सामने 5 प्रश्नों को लाया जाएगा, जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। कौन से 5 प्रश्न है? पहला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1961, 1971, 1981, 1991। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने हाथी अभ्यारण्य हैं? आपके ऑप्शन है 23, 27, 33 या 37। इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की भौगोलिक अवस्थिति भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। 2 और प्रश्न है, विभिन्न अध्ययनों में हिंद महासागर की सतह की गर्मी की गति कैसे वर्णित की गई है? गति, आपको सतह की गर्मी की गति बतानी है। सबसे धीमी रूप में, सबसे तेज रूप में, औसत या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक और प्रश्न है, 5वां प्रश्न आपके सामने। वो प्रश्न क्या है, भूस्तरीय ओजोन के मानव स्वास्थ्य पर कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं? आपके ऑप्शन है सीने में दर्द, खांसी और गले में जलन,
दूसरा ऑप्शन है त्वचा पर धब्बे और खुजली, तीसरा ऑप्शन है हड्डियों में कमजोरी और जोड़ दर्द, और आखिरी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं और फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।